नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले 21 अगस्त को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए सरकार महिलाओं और बेटियों को तोहफे देने की तैयारी कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सभी जिलों में बालवाड़ी का तोहफा दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह कन्या सुमंगला योजना से आपको बता दें कि वंचित करीबन 1.5 लाख बेटियों और निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र 1,73,000 नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भी भर्ती जैसे तोहफे सीएम योगी दे सकते हैं। सीएम योगी लगातार जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जिसमें उनके सामने सबसे ज्यादा महिलाओं की शिकायतें आ रही थी। इसके अलावा थानों से जनता के प्रति व्यवहार की भी शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके तहत सीएम योगी ने तहसील कर्मियों और पुलिस की कार्यशैली की रिपोर्ट तलब करी है। इस रिपोर्ट से थाने और सर्किल स्तर पर तैनात पुलिसकर्मियों और तहसील कर्मियों के व्यवहार की समीक्षा की जाएगी। सीएम ने 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि जो जन शिकायतें मिल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा महिला अपराधों का जिक्र है। महिला पीड़िताएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इस बार चुनावों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। और एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी चुनाव सरवर है, इसलिए जनता को सराखों पर बिठाने की कवायद भी तेज हो गई है। लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ आ रहे हैं और इन सबके पीछे वजह एक ही है, वो है चुनाव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए, यूपी के मुखिया सांसदों के साथ दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। आने जाने का ये क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी की राजनीति की बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। आला कमान का आना जाना जारी है। पार्टी को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुखों से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने वाले हैं। बीजेपी सूबे में सत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार विपक्षी दलों से लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है। नड्डा लखनऊ में रहेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में गहनता से पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच लगातार ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी आगामी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय में संजीव इस समय मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? आपसे कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा लखनऊ में एक बार फिर से मौजूद होंगे, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात भी होगी इस दौरान। बिल्कुल पूजा,
पूजा देखिए, जो भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके प्रोग्राम को 4 सेशन में बांट के देखना चाहिए। सबसे पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने ब्लॉक प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 530 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे, वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं। 75 में से जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से ग्रामीण अंचल में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया है, 2022 विधानसभा चुनावों में कैसे मजबूती से लड़ा जाए, इस लेकर आज मंथन होगा, बड़ी रणनीति तय होगी। इसके बाद विधानसभा प्रभारियों से यही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे। उसके बाद देश के सभी भारतीय जनता पार्टी से बात होगी। इसके बाद 4 बजे जेपी नड्डा 64 भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात होगी। इसके बाद 4 बजे जेपी नड्डा मंत्रियों से फीडबैक लेंगे उनके विभागवार। तो कहीं ना कहीं अब जो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम बड़े नेता हैं, उनका उत्तर प्रदेश में आना जाना शुरू हो गया है। हाल ही में अमित शाह आए थे, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और 2022 भारतीय जनता पार्टी फतह करेगी और 300 प्लस ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2022 में लानी है। आज ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों से बात करेंगे जेपी नड्डा, यानी ग्रास रूट पर पूरी तरीके से जाने की तैयारी। हाँ, बिल्कुल पूरी तैयारी है ग्रास रूट पे जाने की। अभी से हम लोग अपनी कमर कस चुके हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में पुनः लाना है। बिल्कुल, ये जिला पंचायत अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा बात करेंगे। यानी जेपी नड्डा जो रणनीति है 2022 के विधानसभा चुनावों की, उसको तय करेंगे। और कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुखों से इस बात की फीडबैक ली जाएगी कि आम जो पंचायत चुनाव थे, जिला पंचायत सदस्य के हो, ग्राम प्रधानी के हो, बीडीसी मेंबर्स के हैं, उसमें अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली। हालांकि उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत हुई। जी पूजा। बिल्कुल संजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना ख्याल भी रखिए और ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में शुक्रवार को जमकर शब्दबाढ़ चले। अखिलेश यादव ने खुद को बीजेपी के नेताओं से बड़ा हिंदू बताया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी वाले लड़ाती हो, समाज को बांटती हो, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के बहाने अखिलेश पर पलटवार किया। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा, उनके अब्बा जान कहा करते थे अयोध्या में परिंदों को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन अब वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 3 साल में वहां एक बड़ा भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाएगा। सीएम ने कहा, 1990 में भी कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वहीं मंदिर बनेगा, तब इन लोगों ने गोली चलवा दी थी। तो वहीं अखिलेश ने सरकार पर आरोपों का क्रम जारी रखा है। अखिलेश ने कहा कि जगह जगह मुफ्त राशन बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये नहीं दिखाई देता कि जनता को राशन मिलने में कितनी कठिनाई हो रही है। भाजपा राज में जनसामान्य की कहीं सुनवाई नहीं है। सत्ता के संरक्षण में अपराध, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और प्रभासपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव अपने भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीब आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सपा के साथ उनकी पार्टी एक मंच पर नजर आए। इसके लिए शिवपाल ने कई बार मिलने का ऑफर भी दिया अखिलेश को, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल सका है, जिसको लेकर चाचा शिवपाल का दर्द भी छलक रहा है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सभी की नजर है कि ये दोनों चाचा भतीजे कैसे एक मंच पर आए। हालांकि शिवपाल यादव ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन अखिलेश की तरफ से आगे कदम बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव 2010 की भर्ती में मनमानी की इंतहा कर दी गई है। जो अभ्यर्थी हिंदी और शॉर्ट हैंड की परीक्षा में फेल थे, उनका भी चयन लोक सेवा आयोग ने कर दिया। इसमें कंप्यूटर का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति पा गए हैं। इतना ही नहीं, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बीतने के बाद भी अभ्यर्थियों से कंप्यूटर प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए। जांच में ये गड़बड़ियां प्रमाणित होने पर शुक्रवार को सीबीआई ने आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक
प्रभुनाथ और आयोग के कुछ कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने दिल्ली में नाबालिग के साथ हुए रेप को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे बड़ा महिला सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में एक बार फिर से उठा है और इस मसले को लेकर विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर ज्वलित दिखे, लेकिन सदन मौन है, चलने नहीं दे रहा है। सदन में इसको लेकर कोई आवाज ही नहीं उठे। आप वहाँ पर पूछेंगे ओम बिरला जी से बात कीजिए। आप वहाँ पर पूछेंगे ओम बिरला जी से बात कीजिए। आप वहाँ पर पूछेंगे ओम बिरला जी से बात कीजिए। सोचिए, उत्तर प्रदेश की सांसद हैं, जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, अधिकार है कि सवालों का जवाब दें, अधिकार है कि जवाबदारी सुनिश्चित करें। ओम बिरला जी जवाब देंगे। सोचिए, जब ऐसे नेता हों तो सूबे का क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मऊ के सदर क्षेत्र से विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर पुलिस कार्रवाई का शिकंजा कस रही है तो दूसरी ओर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि माफिया विरोधी मंच ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की मांग करी। सुधीर सिंह की ओर से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण को सौंपे गए पत्र में बताया गया है कि विधायक मुख्तार अंसारी वर्ष 2005 से कई संगीन आरोपों में जेल में बंद है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को विधानसभा से वेतन और भत्ता दिया जाना असंवैधानिक है। कानपुर देहात से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में यमुना नदी में आई भीषण बाढ़ में बहते छप्पर के ऊपर करीबन आधा दर्जन बकरियां बहती नजर आ रही हैं। वीडियो भोगनीपुर तहसील के डोलिया बांगर का बताया जा रहा है। इस वीडियो ने बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है तरीके से किसी गरीब की छत बाढ़ में बही जा रही है और दूसरी तरफ एक कहावत भी चरितार्थ हो रही है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक होगा देवभूमि का। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर 8 अगस्त यानी कि कल प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार देने वाली है। विभाग की ओर से शुक्रवार को साल 2020-21 के पुरस्कारों के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा भी हो गई। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा 22 आंगनबाड़ी पुरस्कारों की घोषणा भी की गई है। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 अगस्त को पुरस्कार के लिए चयनित महिलाओं को पुरस्कृत करेंगे। तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है। महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने शुक्रवार को मैच खत्म होने के बाद लोगों से भावुक अपील करी। उन्होंने कहा, मैं और मेरा परिवार इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। इस दौरान साथ खड़े होने वालों का वंदना ने शुक्रिया किया। वंदना ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि कुछ लोगों की वजह से वो और उनका परिवार इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कुछ घटनाओं से काफी आहत हैं। ऐसे में वो लोग उनकी और परिवार की दिक्कतों को और ज्यादा ना बढ़ाएं, इससे उनके और परिवार को तकलीफ हो रही है। तो आपको बता दें कि वंदना कटारिया के घर पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। हारने के बाद बम पटाखे फोड़ने की भी घटना सामने आई थी, जिसके बाद राज्य सरकार भी सामने आई। उन्होंने कहा, वंदना कटारिया सिर्फ प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की बेटी हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 5 लैबों के निदेशकों के घर और दफ्तरों में छापा मारा है। इस दौरान नई लैब में हुई कोरोना जांच घोटाले से संबंधित दस्तावेज खंगाले। ईडी ने टेस्ट करने वाली 5 लैबों के निदेशकों के घर और दफ्तरों से 30,90,000 रुपए भी जब्त किए हैं। साथ ही लैपटॉप और फर्जी बिल भी कब्जे में लिए गए। टीम ने देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार में भी कई लैबों में छापा मारा है। ईडी ने उत्तराखंड पुलिस की ओर से मामले में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? लगातार जा रहा है और ऐसी दबिश दी जा रही है।
बिल्कुल पूजा, जिस तरह से कुंभ में ये फर्जी घोटाला सामने आया था कि कैसे फर्जी यहाँ पर टेस्टिंग रिपोर्ट्स तैयार की गई और सरकार को सौंपी गई, और उसके बाद से ही सरकार ने गंभीरता से इस पूरे मामले का निपटारा करने की बात की और भ्रष्टाचार को लेकर जो भी सरकार कर सकती थी उसके मार्फत यहाँ पर एफआईआर तक कराई गई है और जो भी इसमें टेस्टिंग लैब्स थी उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। अब जब ये बात सामने आ रही है कि ईडी की तरफ से छापेमारी यहाँ पर शुरू कर दी गई है और जिस तरह से निदेशकों के घरों पर छापा पड़ा है और उसके बाद वहां पर लाखों की संख्या में जो एक करेंसी भी बरामद हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं कि कुंभ टेस्टिंग घोटाले में भी दोषी होंगे, चाहे फिर वो अधिकारी हो या फिर लैब संचालक हो, सभी के खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब ईडी की छापेमारी इनके ऊपर की जा रही है। जी बिल्कुल, ईडी की छापेमारी की जा रही है और लगातार प्रदेश सरकार तत्परता से इस दिशा में कार्रवाई भी कर रही है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना जांच में जिस तरीके का फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया, अब महकमा अलर्ट मोड पर है और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी इसके तार जुड़े पाए गए हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।